आप सभी का स्वागत है स्टोरी हंट में। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन और इस बार की मूवी का नाम है नॉसफेरातु। ये मूवी एक वैम्पायर के ऊपर है जिसका नाम था काउंट ऑरलॉक नॉसफेरातु, जो कि 1922 में बनी थी। दिसंबर 2024 में यूएस में रिलीज हुई थी और 10 जनवरी 2025 को इंडिया में रिलीज होगी। ये मूवी कुछ ज्यादा ही डार्क हॉरर है। जब ये 1922 में रिलीज की गई थी तब ये साइलेंट हॉरर मूवी थी। अब इसे रीमेक किया गया है जो कि हॉरर मूवी किंग रॉबर्ट एगर्स द्वारा डायरेक्ट की गई है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से मैं इस मूवी की स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी करें सीधा मूवी पे आते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1938 में विस्बॉर्ग नाम की जगह से। जर्मनी की छोटी सी बस्ती में एलन नाम की एक युवा लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने जीवन में प्यार और साथ की तलाश में थी। वह बहुत अकेली थी। उसके पास उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। वह हर रात आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करती, किसी भी आत्मा से, कोई मुझे अकेलेपन से बचा लो। एक रात उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला, लेकिन डरावने तरीके से, और उसकी प्रार्थना सुनने वाला और कोई नहीं, एक भयानक दैत्य था। उसके सामने वो भयानक दैत्य आया और उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और चेहरा ऐसा था जैसे मौत खुद आ गई हो। एलन चीख भी नहीं पाई और जमीन पर गिरकर बुरी तरह कांपने लगी, पर वो उस दैत्य से किसी तरह बच गई। अब सीन चेंज होता है और देखते हैं कई साल बीत गए हैं। अब एलन की शादी हो चुकी थी। वह विस्बॉर्ग में अपने पति थॉमस हट्टर के साथ रहती थी। थॉमस एक एस्टेट एजेंट था। वो एलन से बहुत प्यार करता था। दोनों बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। फिर एक दिन थॉमस को एक पुराना महल बेचने का सौदा मिला। वो महल कार्पेथियन पहाड़ों की तरफ होता है। वहां एक गांव था जिसका नाम ट्रांसिल्वेनिया था, जिसके बारे में बहुत अफवाह पहले से फैली हुई थी कि वहां एक भयानक दैत्य रहता है। थॉमस को इस महल को बिकवाने से बहुत पैसा मिलता, इसलिए उसने किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान नहीं दिया। महल का नया मालिक एक रहस्यमयी व्यक्ति था। उसका नाम काउंट ऑरलॉक था। एलन ने थॉमस को रोका। थॉमस, मत जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जैसे मैंने शादी से पहले सपना देखा था जिसमें तुम मरे हुए थे। मुझे डर लग रहा है, मत जाओ। लेकिन थॉमस ने उसकी बात नहीं सुनी और सौदा पूरा करने के लिए कार्पेथियन पहाड़ों की ओर रवाना हो गया। असल में एलन ने वो सारी अफवाह सुनी थी ट्रांसिल्वेनिया के बारे में, जिसकी वजह से वो थॉमस को जाने नहीं देना चाहती थी। और एलन ने थॉमस को वो दैत्य वाली बात भी बता रखी थी कि कैसे उस दैत्य ने उस पर हमला किया था और वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बची थी और वो कितना डरावना था। उस टाइम के बाद एलन की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उसको अजीब अजीब सपने आते थे और कभी कभी वो डर से कांपने भी लगती थी, जिसकी वजह से थॉमस उसका इलाज करा रहा था। जाने से पहले थॉमस डॉक्टर को एलन का ख्याल रखने को कह के जाता है। कुछ टाइम में थॉमस ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाता है। ट्रांसिल्वेनिया पहुंचकर थॉमस ने अजीब सा अनुभव किया। वहां अजीब सी शांति सी थी कि जैसे कोई मर गया हो और लोग शोक मना रहे हो। वहां के गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की उस महल के बारे में जानने की और यहाँ के लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये जानने की, पर कोई उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। एक रात उसने देखा कि गांव वाले एक लाश को लोहे की कील से भेद रहे थे। जैसे ही कील लाश के सीने में घुसी, वह कांपने लगी और खून उगलने लगी। थॉमस बहुत ज्यादा डर गया और सोचने लगा कि वापस चले जाना चाहिए, पर फिर उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कोई यहाँ का रिचुअल हो और उसे कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रुकना है। ऊपर से उसे इस डील से बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वह फिर भी ऑनरलॉक के महल चला जाता है। महल के अंदर ऑनरलॉक ने उसका स्वागत किया। ऑनरलॉक बहुत क्रीपी लग रहा था। थॉमस को देख के ऑनरलॉक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। थॉमस के गले में एक लॉकेट था जिसमें एलन की तस्वीर थी।
तुम्हारी पत्नी एलन बहुत सुंदर है, उसने थॉमस के लॉकेट में एलन की तस्वीर देखकर कहा। थॉमस ने शुक्रिया कहा, पर उसे अब शक होने लग गया था। जैसे जैसे रात गुजरी, थॉमस को ऑनरलॉक के इरादे साफ होने लगे। तभी थॉमस को एक छोटी सी चोट लग जाती है और ऑनरलॉक खून देख के अपने आप पर से काबू खो देता है। ऑनरलॉक ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक वैम्पायर था। थॉमस बहुत बुरी तरह से डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऑरलॉक अचानक इतने खतरनाक रूप में कैसे आ गया। इससे पहले थॉमस कुछ कर पाता, खुद को बचाने के लिए ऑरलॉक ने उस पर हमला कर दिया। उसने थॉमस का खून पी लिया और उसे महल में कैद कर दिया। यह सीन बहुत ज्यादा डरावना था। थॉमस को याद आ रहा था कि उसकी वाइफ ने उसे यहां आने से मना किया था। वह किसी तरह उस महल से भागने की कोशिश करता है और अनजाने में ऑरलॉक के ताबूत के पास पहुंच जाता है। आप सबने सुना होगा, वैम्पायर एक लकड़ी के ताबूत में रहते हैं और रात को ही जागते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब इसी मूवी में दिखाया गया है। थॉमस उस ताबूत को देखता है और उसे याद आता है कि उसकी वाइफ एलन ने उसे बताया था कि एलन पे शादी से पहले एक दैत्य ने हमला किया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, बड्ढे नोकीले दांत थे और वो खून पीता है। ये सब देख के थॉमस समझ जाता है कि ऑनरलॉक ही वो दैत्य है जिसने उसकी वाइफ एलन पे शादी से पहले हमला किया था। थॉमस को अब डर के साथ साथ गुस्सा भी आने लगता है और वो सोच लेता है कि वो ऑनरलॉक को खत्म कर देगा। थॉमस ऑनरलॉक को मारने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। अब थॉमस के पास कोई चारा नहीं बचता भागने के अलावा। वो महल से भागता है और ऑनरलॉक से बच के नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। पर यहां ऑनरलॉक को पता चल गया था कि सालों पहले जो लड़की उससे बच गई थी, एलन, वो थॉमस की पत्नी है। मुझे तो ये लगता है कि ऑनरलॉक बहुत शातिर था। उसने जानबूझ के थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया बुलाया ताकि वो थॉमस को खत्म करके एलन को हासिल कर सके। मगर ये सिर्फ मेरा मानना है। वही सीन चेंज होता है और देखते हैं विस्बोर्ग में एलन का हाल बिगड़ने लगता है। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और कुछ ही टाइम में लगने लगता है कि उसे अजीब दौरे पड़ रहे हैं और वो अब नींद में भी चलना शुरू कर चुकी है। थॉमस जिस डॉक्टर को एलन का ध्यान रखने को कह के गया था, उसके हिसाब से ये दौरे खून की कमी से पड़ रहे हैं, पर फिर भी वो इस बारे में निश्चित नहीं था। इसीलिए सच्चाई समझने के लिए उसने अपने गुरु वॉन फ्रांस को बुलाया। अल्बिन एबरहार्ड वॉन फ्रांस एक नामी स्विस आध्यात्मिक वैज्ञानिक और गूढ़ विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। उनको तंत्र मंत्र की काफी अच्छी जानकारी थी। वो एलन की हालत का मुआयना करते हैं और कहते हैं, यह कोई बीमारी नहीं, यह काउंट ऑरलॉक का श्राप है। वह एक नॉसफेरातु है। यह सुन के डॉक्टर विल्हेम शॉक हो जाता है और उसे बचाने के तरीके पूछता है। वॉन फ्रांस बताता है कि एक नॉसफेरातु ताबूत में रहता है। उसे भूख नहीं लगती, वो बस खून पीता है। वह अपने शिकार को कैद करके रखता है और रोज थोड़ा थोड़ा करके खून पीता है और अंत में जब उस शिकार के शरीर में कुछ नहीं बचता तो उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है। वो एक आम इंसान की तरह ही दिखता है, पर अगर उनके सामने खून आ जाए तो वो अपना असली रूप दिखा देता है। नॉसफेरातु सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। वो सूरज की रोशनी में कभी नहीं आते। अगर गलती से भी उन पर सूरज की रोशनी पड़ गई तो वो जल के राख बन जाएंगे। अब एलन पे उस नॉसफेरातु यानी कि ऑनरलॉक की नजर पड़ चुकी है और उसने एलन को श्रापित कर दिया है। एलन के साथ जो भी हो रहा है उस सब के पीछे ऑनरलॉक का हाथ है और ऑनरलॉक को खत्म करने का एक ही तरीका है, सूरज की रोशनी। अगर ऑनरलॉक सूरज की रोशनी में आ जाए तो वो जल के मर जाएगा। सीन दोबारा चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब ऑनरलॉक ने एलन को पाने के लिए विस्बोर्ग की ओर मुंह मोड़ लिया होता है। वो अब अपनी कब्र की मिट्टी और प्लेग फैलाने वाले चूहों के साथ विस्बोर्ग की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे गांवों में मौत नाचने लगती है और न इलाज बीमारी सबको अपनी चपेट में ले लेती है। पूरे शहर में तबाही मची हुई थी। कई लोग मर चुके थे और अभी बहुत सारे और मरने वाले थे, जो कि एलन से देख पाना बहुत मुश्किल था। वही देखते हैं कि थॉमस जैसे तैसे वापस विस्बोर्ग पहुंचता है, पर तब तक
बहुत देर हो चुकी होती है। थॉमस को पता चलता है कि उसके पहुंचने से पहले ही ऑनलॉक एलन के सपनों में घुस के उसको पागल सा कर चुका था। ऑनलॉक ने एलन को दिखाया कि थॉमस ने उसे धोखा दिया है और वो वापस कभी नहीं आएगा। और एंड में उसने एलन से कहा कि तुम्हारा पति अब तुम्हें छोड़ चुका है। अगर तुमने 2 रातों के भीतर मेरे साथ पुरानी मन्नत नहीं दोहराई तो मैं पूरे विस्फोट को नष्ट कर दूंगा। यह सुन के एलन बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने सोचा कि अगर थॉमस वापस नहीं आएगा तो वो ऑनलॉक को रोकेगी, और ऑनलॉक को रोकने का एक ही तरीका है, अपनी कुर्बानी। जैसा कि वॉन फ्रांस ने बताया, ऑनलॉक को सूरज की किरणें खत्म कर सकती हैं, तो एलन को तब तक ऑनलॉक को रोक कर रखना होगा जब तक सूरज उग न जाए। तो एलन ने प्लान बनाया और हिम्मत दिखाते हुए ऑनलॉक को अपने पास बुलाया। आओ, मैं तैयार हूं, उसने कहा। यह सुनते ही ऑनलॉक उसके पास पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। वो एलन का खून पीने लगा। एलन ने उसे बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑनलॉक उसकी बातों में इतना उलझ गया कि सूरज की रोशनी के बारे में उसी ध्यान ही नहीं रहा थी। पर उसके मरने से पहले सूरज निकल आया और सूरज की पहली किरण के साथ ऑनर लॉक जलकर राख हो गया। एलन ने अपनी जान देकर विस्बॉर्ग को बचा लिया। सीन प्रेजेंट पे आता है, जहां थॉमस एलन की लाश के पास बैठा रो रहा होता है। यह सीन बहुत इमोशनल था। एलन का प्यार और साहस पूरे शहर की रक्षा कर गया, और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। यह मूवी मुझे तो बहुत ही ज्यादा शानदार लगी। यह एक बेहतरीन फिल्म है जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव देती है। यह न केवल पुरानी फिल्म और उपन्यास को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि अपनी नई सोच और गहराई के साथ इसे बाकी रीमेक से अलग बनाती है। इस बार कहानी का केंद्र एलन का किरदार है, जिसे लिली रोज डेप ने निभाया है। उनका अभिनय ऐसा है जो दर्शकों को अंदर तक छू लेता है और फिल्म को एक नई दिशा देता है। लिली रोज डेप ने एलन को पूरी निडरता और गहराई के साथ पर्दे पर उतारा है। एलन, जिसे पहले की कहानियों में सिर्फ एक साइड रोल दिया गया था या एक वस्तु की तरह पेश किया गया था, इस फिल्म में एक मजबूत और जटिल किरदार के रूप में उभरती है। एलन का संघर्ष, जब वह मजबूरी और अपनी इच्छाओं के बीच फंसी होती है, दर्शकों को उसकी दर्द भरी कहानी से जोड़ देता है। लिली का अभिनय ऐसा है कि आप हर पल उसकी तकलीफ और हिम्मत को महसूस कर सकते हैं। काउंट ऑनलॉक का किरदार बिल स्कार्सगार्ड ने निभाया है और यह वाकई दिल दहला देने वाला है। उनका लुक उतना चौंकाने वाला नहीं हो सकता, लेकिन उनकी ठंडी नजरों और गहरी आवाज का असर आपको अंदर तक हिला देता है। स्कार्सगार्ड ने इस किरदार के लिए एक वोकल कोच से ट्रेनिंग ली और अपनी आवाज को एक पूरे ऑक्टेव तक गहरा किया। जब वह बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डर आपको पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। उनकी उपस्थिति और अभिनय इतना दमदार है कि आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। फिल्म के निर्देशक रॉबर्ट एगर्स हैं, जो द विच और द लाइट हाउस जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन नॉसफेराटू उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। हर सीन में उनकी मेहनत, जुनून और कला साफ झलकती है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और हर एक फ्रेम आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। नॉसफेराटू ने अपनी नई थीम्स और दमदार प्रदर्शन के साथ इस क्लासिक कहानी को एक नई पहचान दी है। यह सिर्फ एक रीमेक नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो पुराने समय की गहराई और आज के दौर की सच्चाई को एक साथ जोड़ती है। यह फिल्म हर उस दर्शक को याद रहेगी जिसने इसे देखा है